हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करी थी कि वॉइस कम आ रही है। मैंने भी चेक किया था, हाँ थोड़ी सी वॉइस का इशू जो है वो आ रहा था। आई होप कि आज जो है वो ना आ रहा हो, क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से भी कुछ पता नहीं कुछ फंक्शंस में चेंजेस आए हैं आई थिंक। क्योंकि कुछ डिवाइसेस में सही साउंड आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है। चलो एनीवेज, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आप लोगों में से किस किस ने एनाबेल के बारे में जो है वो सुना है। एक गुड़िया 70 साल से कांच के बॉक्स में बंद थी, और जिस भी इंसान ने उसे छूने की कोशिश की वो कभी जिंदा लौटा ही नहीं। तो मैं थोड़ी सी स्टोरी उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी में ये चीज जो है वो काफी ज्यादा चल रही है। आने वाले समय में जब आप अधिकारी बनेंगे तो हो सकता है कि इस प्रकार के भी केसेस आपको मिले। बट मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस तरीके के केसेस आपको कभी भी मिले, क्योंकि बड़ी ये डरावनी चीज होती है। और आप में से कौन कौन इस पैरानॉर्मल चीज पे बिलीव करता है, किस किस का बिलीव है इस पैरानॉर्मल चीज पे, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना। वैसे ये घटना कुछ इस प्रकार की हुई है अभी आज की डेट में, कि एक व्यक्ति की जो है अभी रिसेंटली मौत हुई है, जिसने इस डॉल को जो है वो एक कांच के चैम्बर से बाहर निकाला। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको इसका बताता हूं कि 1970 के दौरान डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को ये गुड़िया गिफ्ट में मिली थी। अब देखते ही देखते इसके घर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गुड़िया अपने आप हिल जाती थी, और दरवाजे अपने आप खुलते थे, बंद होते थे, और गुड़िया पे खून के धब्बे तक मिलते थे। सोचो आप कितनी खतरनाक चीज लोग देख रहे हैं। मैं तो कभी इस प्रकार की गुड़िया देखूं तो मैं पहली फुर्सत में जो है वो मतलब थोड़ी भी हलचल देखूं कि इसमें हलचल हुई तो मैं उसको बाहर कर दूं भाई, अपने घर के। वैसे इन लोगों ने ट्राई भी किया था अपने घर के बाहर जो है वो करने की कई बार, बट वो वापस गुड़िया उसके घर पे आ जाती थी। तो बड़ी ही खतरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी ये। अब क्या पता ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो भाई पता नहीं। बट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे एड और लॉरेन वॉरेन। आपने शायद इनको पिक्चर में भी देखा है। ये जो कॉन्जरिंग करके जो पिक्चर थी उसमें जो वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर नहीं आते हैं, ये वही थे। बट पिक्चर में ऑब्वियस ही बात है कि उनका किरदार किसी और ने निभाया, बट ये दो लोग थे। तो इन्होंने जब इस डॉल को जो है वो देखा तो उन्होंने बोला कि ये एक शैतानी आत्मा है जिसने एक डॉल पर कंट्रोल कर लिया है, और इसी वजह से फिर बाद में इसको कांच के बॉक्स में जो है वो ले जाकर परमानेंटली बंद कर दिया गया, और उसमें एक वार्निंग भी लिखी कि डू नॉट ओपन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। फिर अभी 13 जुलाई 2025 को अमेरिका में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा ने इस गुड़िया को फिर से छूने और लोगों को लाइव दिखाने की कोशिश करी। इसने बोला कि हम एक इवेंट करेंगे जिसमें इस एनाबेल गुड़िया को जो है वो लाइव दिखाया जाएगा। और फिर खबर ये आती है कि अचानक होटल के कमरे में ये डैन रिवेरा नाम का जो व्यक्ति था, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो ये कोशिश कर रहा था एनाबेल को दुनिया के सामने दिखाएगा, उसकी मौत हो जाती है। शरीर में कहीं पर भी कोई चोट के निशान जो है वो नहीं है, लेकिन चेहरा उसका ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत डरा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, गुड़िया उस कमरे से गायब है। और ये जो न्यूज है ये द गार्जियन, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे न्यूज़पेपर में जो है वो नजर आई है। अब पैरानॉर्मल वर्ल्ड जो है वो इस घटना के बाद जो है वो दो चीजों में बढ़ गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ डर फैलाने वाली कहानी है, लेकिन कई इन्वेस्टिगेटर्स जैसे जक बैगन्स ये कहते हैं कि उन्होंने जब भी इस गुड़िया के करीब गए, इस गुड़िया को जो है वो देखा, तो उनको उनकी रूह जो है वो कांप गई, मतलब कह सकते हैं ना रोंगटे जो है वो खड़े हो गए। तो ये कह रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेटर की सही में उसमें कोई शैतानी शक्ति है। अब पता नहीं कि ये क्या है, किसी की साजिश है या फिर अभी कोई एक नई पिक्चर आने वाली है, उस पिक्चर को प्रमोट करने के चक्कर में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बेगुनाह इन्वेस्टिगेटर को मार डाला और जानबूझकर जो है वो गायब कर दी, जिससे कि जो फिल्म जो आने वाली है अभी रिसेंटली उसकी क्यूरोसिटी जो है वो और लोगों के बीच में बढ़ जाए। अभी देखो इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है, बट फिर भी सोचो कि अगर कोई एक ऐसा वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट, उसके कारण रिपीटेडली लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस व्यक्ति की जो है मौत हुई, इससे पहले भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को पब्लिक को दिखाना चाहिए? क्या ये एथिकल है? हाँ, आप क्या मानते हो इन सब चीजों पे? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे लिखकर, कि ये वाकई में ये सच है, या फिर ये कोई फिल्मी बातें हैं, या फिर कोई एक साजिश है कि नई फिल्म को जो है प्रमोट किया जाए, लोगों के बीच में जो है वो थोड़ा सा डर क्रिएट किया जाए और लोगों को थिएटर्स तक जो है पहुंचाया जाए फिल्म देखने के लिए, बिजनेस। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है भैया कि जो बहुत खून जो है वो करवा देता है, राइट, गलत काम भी करवा देता है। तो क्या ये इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, या फिर वाकई में कोई एक शैतानी शक्ति जिसके बारे में लगातार हम सुनते आ रहे हैं?
एनीवेज, तो ये एक और न्यूज़ थी जिसके बारे में एक जनरल सा आइडिया मुझे आप लोग को देना था, राइट। वैसे एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट बाई चांस आपको पता तो होना चाहिए कंट्रोवर्सी इस प्रकार की। और एक और चीज के बारे में आपको जो है बताना चाहूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। क्या आपको पता है उनका नाम? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। और ये इस्तीफा, क्या ये 2025 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट है, ये भी चीज सामने आ रही है। तो हमारे इंडिया के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जगदीप धाकड़ जी, इन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। तो इसी के बारे में हम जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू ने उनका जो है वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। और खास बात यह है कि रीजन बताया गया कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज है, सीरियस हेल्थ इश्यूज है। लेकिन सियासत ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल विंग्स ये कह रही है कि ये तो अब शुरुआत है इस प्रकार की। अब चीजें नजर आएंगी, काफी सारी पोस्ट से लोग जो है वो हटेंगे, रिजाइन करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पावरफुल लोग जो है वो नजर आ सकते हैं बड़ी पोस्ट पे। वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं किस आर्टिकल के तहत, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 67A, इसके अंडर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं। और रेजिग्नेशन जो है वो किसको दिया जाता है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दिया जाता है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तब वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देते हैं? अभी जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अब एक्टिंग राज्यसभा के जो चेयरमैन जो होंगे वो हरिवंश नारायण सिंह होंगे। और आप जानते ही हैं कि यही फिर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जो है वो रहेंगे, क्योंकि हमारी राज्यसभा के जो चेयरमैन जो होते हैं वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहते हैं। तो असली सवाल तो यही आ रहा है कि अब क्या एनडीए नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई बड़ा चेहरा लाएगा, और 2025 से 30 के लिए एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज क्या तैयार हो रही है? तो ये सब ऐसे सवाल जो है वो सामने उठकर आ रहे हैं। ये भी है कि क्या ये वाकई में हेल्थ से रिलेटेड चीज है या कुछ और है, राइट, कि कोई और साजिश है। क्योंकि अभी बीच में एक इंटरव्यू के दौरान हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट का कहना यह था कि 2027 तक वो रिटायर करेंगे। अभी कुछ दिनों पुरानी ही बात थी, बट अब अचानक से उनका ये रेजिग्नेशन जो है वो थोड़ा से सवाल जो है वो खड़े कर देता है। एनीवेज, बाकी एक और फैक्ट भी ध्यान में रखना कि अभी तक के इतिहास में 2 वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया है। एक है वीवी गिरी और दूसरे हैं आर वेंकटरमन। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जब सामने आई थी तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड भी आपको चीजें आप डेली बेसिस पर जो है बताता रहूं, जो कुछ अलग से हटके भी न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो जिससे कि आपको दुनिया जहां में अभी क्या चल रहा है तो उसका एक लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहे। प्लस साथ ही साथ हम कवर तो करते ही हैं चीजें। चलो, जय हिंद। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के हमारे टॉपिक को। आज है 23 जुलाई 2025, और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं गाइस, ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। हमारे पास आप लोगों के लिए कोर्सेज हैं बिल्कुल, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और ये ऐसे कोर्सेज है गाइस कि जहां पर ये मान के चलिए प्रॉपर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रॉपर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपकी पूरी तैयारी जो है वो करवाई जाती है। तो चलिए, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और पेड कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करिए। बिल्कुल सिलेक्शन तक का ये कोर्स हमारे पास अवेलेबल रहता है, और बिल्कुल हर साल नए टॉपिक्स हम लोग अपडेट करके आपको देते हैं। बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक्स मिलते हैं। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। स्टार्ट करेंगे हमारे आज के टॉपिक्स को। मैंने आप लोग के कमेंट्स जो है वो देखे हुए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स की एक कंप्लेन बस आई थी, मेनली सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की, कि वॉइस का कुछ इशू जो है वो आ रहा है। तो आई होप कि आज एक बार आप चेक करके मुझे बताइएगा कि कोई वॉइस का इशू तो नहीं है आज। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वॉइस के इशू की जो है वो चर्चा जो है वो करी है। ठीक है, आयुष गुप्ता आंसर्स भी दिए हैं, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स ने, बहुत बढ़िया। दीपशिका, आयुषी सिंह, कुशल सिंगल, आयुष गुप्ता, गोल्डी एलेक्स, और बाकी काफी सारे स्टूडेंट्स, श्वेता यादव ने भी आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो एक कंप्लेन करी है वॉइस की। तो होपफुली आज वॉइस में आपको कोई इशू ना आए। कुछ यूट्यूब की तरफ से पता नहीं क्या इशू चल रहा है, क्योंकि मेरे साइड से जो फाइल क्रिएट हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। एनीवेज, अब आगे बात करते हैं। चलो अपन तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। फाइनली अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठे हैं, स्पेशली नए स्टूडेंट्स जो पहली बार इस लेक्चर को जो है वो कवर करने वाले हैं। और
वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टॉपिक्स के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है बताऊंगा जो आपको जो है वो नोट डाउन करनी पड़ेंगी, राइट। तो चोल एम्पायर से रिलेटेड ये टॉपिक है। हम बात करेंगे साउथ इंडियन एम्पायर, एक शक्तिशाली साउथ इंडियन एम्पायर के बारे में, जिसने ना केवल इंडिया के इतिहास को बनाने का काम किया बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। चोल एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चोल एम्पायर की कैपिटल से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चोल एम्पायर का टॉपिक आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कवर करोगे। आप सिर्फ ध्यान से सुनो कि अभी न्यूज में क्या है। न्यूज में जो चीज है वो मैं आपको अभी जो है लिखवा दूंगा, ये लिख लीजिएगा। राजेंद्र चोल वन की 1000 एनिवर्सरी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है उनके नदन एक्सपीडिशन की, नॉर्थ वाले एरिया में जो उन्होंने कंट्रोल किया था, कब्जा किया था। और गंगाईकोंडा चोलपुरम की स्थापना जो है वो करी गई थी, राइट। गंगाईकोंडा चोलपुरम, ये जो है आपको पता है ये कैपिटल है चोल एम्पायर की, गंगाईकोंडा चोलपुरम। आइए हम जो है वो चर्चा करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, ज्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब यही है कि 2025 में इंडिया 1000 साल जो है वो पूरे कर चुका है, राइट। राजेंद्र चोल वन के नदन एक्सपीडिशन की एनिवर्सरी थी कि नॉर्थ में उन्होंने जो कब्जा किया उसके 1000 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो इसलिए राजेंद्र चोल वन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जाएगा। काफी पावरफुल शासक थे ये, राजा राजा चोल, राजेंद्र चोल, ये सब शासक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये मान के चलो कि 95% से ज्यादा चांसेस है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। टॉपिक मतलब चोल एम्पायर से रिलेटेड। तो चोल एम्पायर के टॉपिक को अच्छे से कवर करके रखो, प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको पता है कि किस एक्सपीडिशन के बाद गंगाईकोंडा चोलपुरम की स्थापना हुई थी? बस ऐसा क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो गंगाईकोंडा चोलपुरम को स्थापित जो है वो किया गया था 1025 सीई में, किसके द्वारा? राजेंद्र चोल वन के द्वारा। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तो ये चीज थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान में रखिएगा कि राजेंद्र चोल वन ने 1025 में अपने विजय अभियान के बाद, विजय अभियान मतलब कि वो ऊपर गंगा की तरफ जो है वो चले गए और वहां पर उन पूरे एरियाज पे उन्होंने जो है वो कब्जा कर लिया, विजय हासिल करी उस क्षेत्र पर, और उसके बाद फिर सेलिब्रेशन किया और गंगाईकोंडा चोलपुरम सिटी को जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। ये जगह तंजावुर की जगह नई राजधानी जो है वो बनी। पहले जो राजधानी थी इनकी वो तंजावुर थी, इसने तंजावुर कैपिटल को जो है वो रिप्लेस कर दिया और फिर उसकी जगह पर चोल एम्पायर की राजधानी जो बन गई वो गंगाईकोंडा चोलपुरम बनी। समझे आप? तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 250 सालों तक चोल एम्पायर के पॉलिटिकल और कल्चरल कैपिटल था तंजावुर, राइट। पहली जो कैपिटल थी तंजावुर, राइट। और वो कैपिटल को हटाकर राजेंद्र चोल वन ने नई कैपिटल स्टैब्लिश करी, गंगाईकोंडा चोलपुरम। वैसे ये लिखेंगे नहीं आप लोग क्योंकि इससे रिलेटेड, अरे यार ये क्या हो गया, इससे रिलेटेड जो है वो आपको ऑलरेडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो पढ़ाया जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। जो चीज बोलूंगा बस वो लिख देना। जैसे बृहदेश्वर मंदिर, ये लिख लो आप, बृहदेश्वर मंदिर, इसको जो है वो गंगाईकोंडा चोलीश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, लिख लीजिएगा। शिव जी को समर्पित एक बहुत ही विशाल मंदिर है ये शिव जी का, ठीक है। आपको पता है टेंपल के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि टेंपल में हम लोग को जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। टेंपल के स्ट्रक्चर्स, जो टावरिंग स्ट्रक्चर जो होता है, टावर जो होता है ना ऐसे, इस टाइप का मंदिर आपने देखा होगा, ऐसे भी बनते हैं, राइट, इस टाइप के। तो विमान, जो टेंपल का शिखर होता है उसको विमान जो है वो कहा जाता है। ऐसी चीजें भी अक्सर एग्जाम में जो है वो आपसे पूछी जाती हैं। आपको शायद सिलेबस में आपने अगर ध्यान से जो है वो फोकस किया हो तो उसमें टेंपल्स के स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर्स, ये सब चीजें आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में पूछे जाते हैं। अब ये जो बृहदेश्वर मंदिर जो है जिसके बारे में हम लोग जो है वो अभी चर्चा कर रहे हैं, ये बृहदेश्वर मंदिर जिसको गंगाईकोंडा चोलीश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, शिव जी को समर्पित बड़ा सा मंदिर है और बहुत ही मतलब शानदार चीजें इस मंदिर के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा पानी का टैंक भी है जिसको चोल गंगम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। गंगाईकोंडा कोंडा चोलन राजेंद्र चोल वन का टाइटल भी है, ये टाइटल भी लिख लीजिएगा। बस ये दो चीज इसमें लिख लीजिए, है ना, ठीक है। ठीक है, और क्या है इसमें?
यहाँ पर अच्छे रोड्स वगैरह भी इन्होंने जो है बना दिया, यानी काफी सारी उस पर जो है उन्होंने काम किया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आज की डेट में गंगई कोंडा चोलपुरम किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, ये भी लिख लो आप, तमिलनाडु के अंदर ये गंगई कोंडा चोलपुरम है, अरियालुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, ऐसी कुछ खास चीज तो है नहीं अब इसमें और कुछ ध्यान में रखने वाली। जल स्तंभ एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पर, लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री भी हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर गंगा का पानी जो है वो उसके अंदर शामिल है, सोचिए, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। एसलम, ये कॉपर प्लेट हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, देखो ये एसलम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ सकता है, वैसे तो तीनों ही लिख लो आप। राजेंद्र वन की मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में इन कॉपर प्लेट्स में जो है वो लिखा हुआ है, काफी सारी कॉपर प्लेट्स जो है वो पाई गई हैं जो हम लोग को देखने को मिलती है ना। ताम्रपत्र अनुदान इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, ग्राइंड्स है कॉपर प्लेट के, तांबे के, उसमें लिखा हुआ है कि राजेंद्र वन जो है उन्होंने कहाँ पर जाकर किस तरीके के मिलिट्री कैंपेन जो है वो कंडक्ट किए हैं, तो ये चीज जो है वो इन कॉपर प्लेट्स में जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज लिख लेना है ना, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में आ सकती है। ये आपको क्या कई बार वहां पर नहीं मिलेगी आपकी किताबों में, कई बार जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो ये सब चीजें इतने डेप्थ में नहीं पढ़ाते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स में आ जाता है जो कई बार स्किप भी कर दिया जाता है, बट आप करंट अफेयर्स में आया तो आप तो लिख ही लो अपने नोट्स में, ठीक है। तमिल लिटरेरी वर्क भी हम लोग को एक देखने को मिलता है, ये भी लिख लेना आप, ये भी अक्सर जो है पूछा जा सकता है। तमिल लिटरेरी वर्क, ये थर्ड वाला पॉइंट भी पूरा लिख लो आप। तमिल साहित्य की रचनाएं जैसे मुवर उल्लाह, मुवर उल्लाह, इसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, ओटाकुत्तर, ओटाकुत्तर, ओताकुत्तर, ओतकुत्तर। और राजा राजा चोलन उल्ला में बताया गया है कि इन्होंने किस प्रकार से जो है वो ये सिटी को बनाया और कितनी भव्य सिटी थी ये, है ना। पूरा लिख लिया आपने, ठीक है। गंगापुरी के रूप में जो है वो इसको दर्शाया गया है इन नगरों को, तो सिटीज जो थी यहाँ पर चोल एम्पायर के समय पर, उनके नाम वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, और किस किताब, कौन सी किताब में इन सिटीज का जिक्र है, तो ये किताब से एसोसिएट भी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। आपको पता है कि चोल एम्पायर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी था, श्रीलंका में। कहा जाता है कि आधे श्रीलंका के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था राजा राजा वन ने, और राजेंद्र वन ने पूरे श्रीलंका के ऊपर कब्जा जो है वो कर लिया था। तो तुंगभद्रा नदी से लेकर श्रीलंका तक चोल का इन्फ्लुएंस पूरा रहा था, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे टेम्पल पेट्रोनेज की बात हो, यानी कि मंदिरों के संरक्षण करना, उसका डेवलपमेंट करना, चाहे कल्चर की बात हो, इन सब चीजों का एक, आप कह सकते हो कि महा सेंटर या इंपॉर्टेंट सेंटर या भव्य सेंटर जो है वो बन चुका था ये शहर, या चोल एम्पायर ने बना दिया था इन शहरों को, ठीक है। तंजावुर कैपिटल जो है वो राजा राजा चोल और राजेंद्र चोल, ये दोनों जो थे वो बड़े ही महान थे, बाप और बेटे। कहा जाता है कि राजा राजा चोल ने जो है वो आधे श्रीलंका के ऊपर कब्जा कर लिया। इवन इन्हीं के टाइम पीरियड पे ये माना गया है कि जो बोधि ट्री जो था ना, उसकी सैपलिंग्स जो है वो पहुंचाई गई थी श्रीलंका में, एक बार इसको भी कंफर्म कर लेना इस वाले फैक्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे की बात करें तो 1279 में चोल एम्पायर जो है इसका पतन हुआ, फिर पांड्यास के समय पर ये शहर जो है वो खत्म हो गया, वीरान टाइप के हो गए थे, मतलब कोई यहाँ पर नहीं रहता था, सब तहस महस हो गया। आज भी टेम्पल स्ट्रक्चर्स यहाँ के सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल से जब आप जाओ साउथ इंडिया के अंदर, तो वैसे भी आप जब भारत दर्शन करोगे तब उस समय आपको यहाँ पे ले जाया जाएगा, और वैसे छुट्टियों में जब आप जाओ अपने फैमिली के साथ ऑफिसर बनने के बाद, तो आपको और सीक्रेट चीजें जो है वो बताई जाएगी मंदिर के अंदर। तो आज भी टेम्पल स्ट्रक्चर ये सब सर्वाइव तो कर रहे हैं, ठीक है, बट ज्यादातर जो और भी जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो तबाही हो चुके हैं। अभी खुदाई जो है वो चल रही है, उसमें हिस्टोरियंस को नई नई चीजें जो है वो मिलती रहती है, राइट। तो यही चीज थी, याद रखना, गंगाईकोंडा चोलपुरम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गंगाईकोंडा चोलन, ये टाइटल था किसका, राजेंद्र चोल वन का, राइट। और चोल गंगम,
ये एक बेसिकली टैंक था, है ना, ये टैंक ही था ना, चोल गंगम, जो अभी हमने पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक टैंक था, गंगई गोंडा चोलन हो गया, और चोल ये लिक्विड पिलर विक्ट्री का था। एक टैंक भी हम लोग को देखने को मिला था, चोल गंगम, मैंने भी आपको बताया था ना शायद, लिख लेना अगर नहीं, वैसे लिख लिया होगा आपने नोट्स में, ठीक है, बस दैट्स इट। तो चोल एम्पायर के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा गाइस। अब रिसेंट अच्छा, अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हिस्ट्री की किताबों में ये लिखने की जरूरत नहीं वाला टॉपिक है ना, और इस टॉपिक के बारे में आप भी ऑलरेडी जानते ही हैं कि लैंग्वेज को लेकर कितने अभी इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं बॉम्बे में और कर्नाटक में, बेंगलुरु में, राइट, आप लोग जानते ही हैं इस चीज के बारे में, है ना, काफी सारी आपने शायद वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे कि फोर्स जो है वो किया जा रहा है कि मराठी बोलो, तभी जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे, वरना भगो यहाँ से, बदतमीजी की जा रही है लोगों के साथ, है ना, तो ये एथिकली कैसा ही है, इज दिस एथिकली गुड? नो। हमने अभी बीच में टॉपिक डिस्कस किया था ना अभी एक दो दिन पहले कि रीजनलिज्म को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है इन सब चीजों के कारण, तो उसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको कम नहीं किया तो इट कैन बिकम वेरी वेरी डेंजरस। यस, यूनिटी जो है वो चली जाएगी, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हिस्ट्री की किताबों में अभी रिसेंटली जो चेंजेस जो हुए ना, तो उस पर काफी सारे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। फिर अभी माइग्रेंट वर्कर्स पर जो अटैक हो रहा है बॉम्बे और कर्नाटक में, इसने लैंग्वेज पर और बहस जो है वो छेड़ दी है। ये टॉपिक रिपीटेड ही है, इसमें और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ सुन लो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो इसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो लिखी हुई हैं, राइट, ठीक है। अब लैंग्वेज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होता है कि लैंग्वेज से कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, और सेम लैंग्वेज जैसे आप कहीं फॉरेन में हो और वहां पर आपको सुनाई दिया किसी ने हिंदी बोला, तो आप तुरंत उसका चले आते हो कि और भाई इंडिया से, मैं बोलता अरे नहीं पाकिस्तान से, हम इंडिया से नहीं है, इंडिया से नहीं पाकिस्तान से फिर आप कट लेते हो, बोलते कि अरे हटो, इनसे बात नहीं करनी है। क्या ऐसा करना चाहिए हमें? नहीं, ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, इस चीज पर आप फोकस करिए। इट्स नॉट गुड कि आप किसी के धर्म को देखकर, किसी के नेशन को देखकर, किसी की सिटीजनशिप को देखकर उससे आप कटे, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप आने वाले समय के अधिकारी हैं। यू शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ पे रह रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, क्या उसका रिलीजन है ना। और वैसे अपने ऊपर आपको फोकस करना है और नेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये सब तो कॉमन मैन के लिए छोड़ो, आप तो सिर्फ अपने गोल्स, अपनी ड्यूटीज, अपनी सर्विस पर फोकस करो। अभी एक किताब जो है मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छी किताब थी, यहीं पे रखी हुई थी। उस किताब में एक बड़ी अच्छी जो है बात की गई है कि अगर जब भी आपका विल पावर जो है वो कमजोर होना, तब उस समय जो है आप टारगेट जो है वो करना जो है वो शुरू करो, कि आपने इमेजिन करो बैठ के कि आपने पास्ट में क्या बड़ा अचीवमेंट किया है, उस चीज को आप बैठकर इमेजिन करो, और फिर ये देखो कि आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो फ्यूचर बनाने के लिए आपको वो सेम विल पावर, वो सेम डेडिकेशन जो है वो लगेगा। तो कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज अचीव करी होगी, कुछ भी हो सकता है वो, राइट, कुछ भी, जिसमें आपने पूरी जान लगाई होगी और आपको सक्सेस मिल गई होगी, है ना, कुछ भी मान लो, गेम ही मान लो, एक गेम की लास्ट स्टेज तक पहुंच गए आप, घंटों घंटों तक, दिनों तक बैठे हो, कुछ भी मान लो, कुछ चीज सोचो आप, और आपको सोचना भी जरूरी है कि पास्ट में आपने क्या बड़ा अचीवमेंट किया। कई बार ये चीज इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती है ना, तो आप थोड़ी लिस्ट वगैरह भी तैयार करके रखें, और वो चीज इमेजिन करोगे कि फ्यूचर में आपको जो है वो जो बनना है, तो उसके लिए वो डेडिकेशन चाहिए, तो दैट मीन्स कि आप अपने दिमाग को ये याद दिला रहे हो कि जब तूने वो कर लिया था तो तू ये एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकता है, राइट, तो ये भी चीज होती है। एनीवेज, चलो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। लोकल लैंग्वेज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कल्चर रिप्रेजेंट करता है, यस। जो भी लोकल लैंग्वेज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, एक क्षेत्र में लोगों की आइडेंटिटी, सोशल मेमोरी, की भाई पहले के समय से लोग जो एक जगह पर रहते आ रहे हैं, सेम कल्चर सेम ट्रेडिशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें को उजागर करता है। अब रीजनल लैंग्वेज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, तो लोकल लोगों से बॉन्डिंग हो जाती है, रोजगार के मौके मिलते हैं। जैसे आप देखिएगा कि कई कई केसेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि लोग नौकरी भी देते हैं तो रिलीजन को देखकर जो है वो देते हैं, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आपने देखा हो ना कि फॉर एग्जाम्पल एक चाउमीन के ठेले वाला व्यक्ति है ना, और मान लेता हूं मैं कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, तो वो देखना आप 99% चांसेस होंगे
कि उसके पास जो लड़का काम कर रहा होगा वो उसी के या तो गांव का होगा या उसी के रिलीजन का होगा या उसके रीजन का होगा, उसके क्षेत्र का होगा, राइट। इवन आपने कई बार जो है वो देखा होगा दिल्ली वगैरह में आपको साउथ इंडियन जो रेस्टोरेंट्स दिखाई दिल्ली का ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में देख लो आप, मैक्सिमम जितने भी आपको अच्छे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स जो है वो दिखाई देंगे ना, तो वहां पर आपको पूरा स्टाफ जो है वो साउथ इंडियन नजर आएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ ये चीज? नहीं। तो ये चीज क्या शो कर रही है? ये चीज ये शो कर रही है कि हमारी देश की यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं, और जो भाईचारा है जो हमारे देश के अंदर, जिस पर हम मेन फोकस जो है वो करते हैं, ब्रदरहुड, इसकी फीलिंग जो है वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। और इसी को प्रोटेक्ट करना है आज की डेट में, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूनिटी जो है हमारी चैलेंज बनती जा रही, चैलेंजिंग बनती जा रही है यूनिटी को मेंटेन रखना। और देखना इससे रिलेटेड आपको एक ना एक मेंस का क्वेश्चन मिनिमम नजर आएगा, ठीक है। अब एक माइग्रेंट था जिसको कन्नड़ नहीं पता थी। देखो यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपको जो है वो देख सकते हैं। उसे बेंगलुरु में पब्लिक सर्विसेज यूज करने में जो है वो दिक्कत होती थी। यही होता है, आप अभी साउथ इंडिया चले जाओ, आपको अगर तेलुगु वगैरह जो है बोलना नहीं आती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी कंपैरेटिव कि आपका कोई फ्रेंड है उसको आती हो तो वो इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगा। जैसे है मेरा एक फ्रेंड है हैदराबाद में, काफी अच्छा दोस्त है, उसको आती है मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो उसके लिए चीजें आसान होती है लोगों से कम्युनिकेट करना, है ना। तो लैंग्वेज भाषा जो है वो लोगों से कम्युनिकेट करना, रिलेशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ये एक रीजनलिज्म को भी बढ़ावा दे रही है जो कि हमारी यूनिटी के लिए, ब्रदरहुड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आज की डेट में हम लोग को एक और चीज जो है वो देखने को मिल रही है, स्पेशली अर्बन इलीट्स की बात करें, इसका पहला पॉइंट पढ़ो आप, लैंग्वेज और इलीट डिटैचमेंट का। अब शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, कई बार कुछ लोग जो इलीट क्लास के होते हैं वो फर्नाटेदार इंग्लिश जो है वो बोलते हैं, है ना, और इंग्लिश स्पीकिंग बबल में ही रहता है। आप देखिएगा वो अपने दोस्तों के साथ भी कम्युनिकेट करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे, है ना। आपने कभी देखा होगा रिच क्लास की पार्टी वगैरह देखी होगी, इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे, दे जनरली यूज टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम, है ना। इससे लोकल भाषा को नॉन यूजफुल लेबल जो है वो मिलता है कि लोकल भाषा जो है वो फिर तो यूजफुल है ही नहीं। आप थोड़े से अमीर क्या हो गए, आपने अंग्रेजी बोलना जो है वो शुरू करें। देखो अंग्रेजी समझना जरूरी है, अंग्रेजी बोलना भी आनी चाहिए, ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको सीखना पड़ेगी। जिनको नहीं आती है सीखना तो पड़ेगी, तभी ये एग्जाम आपके लिए है। अब आप बोलोगे बिल्कुल, देखो ये एग्जाम की डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप समझो और बेसिक इंग्लिश जो है वो बोल पाओ, जिससे कि आप किसी फॉरेनर के साथ कम्युनिकेट कर सको। सेम हिंदी के लिए भी है, क्योंकि जब आप मीडिया के सामने बाइट दोगे ना, तब उस बाइट में आपको जो है वो प्रॉपर हिंदी का यूज जो है वो करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे आपकी सिटी, आपके डिस्ट्रिक्ट की जनता जो है वो आपसे इंप्रेस भी हो कि वाह यार क्या बढ़िया बोला, और आपके सिटी के सभी लोग जो है उन तक वो आपका मैसेज जो है वो पहुंचे। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि आज की डेट में शायद आप लोग को बात करने में डर लगता होगा किसी से, उस डर को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि खुद से बात करो अपने आसपास। ये बेवकूफी मत करना, ऐसे ये बचपन में मैंने भी करी है और आपने भी करी होगी शायद, कि अपने दोस्तों को बोल दिया होगा कि नाउ वी विल गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम, है, और फिर क्या होता था, चुप करके बैठे हुए हैं, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि साला इंग्लिश बोलना पड़ेगा। होता है कई बार ऐसा है, कई बार टीचर्स वगैरह के साथ भी होता था स्कूल वगैरह में, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। बट ये सब चीजें आपको खुद को पीछे ले जाएंगी। ट्राई करो एक ना एक कोई इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ने की, समझने की, उसके मीनिंग को, उसके डेफिनेशन को, अपने आप को इंप्रूव करो, क्योंकि ये चीज आपके लिए जरूरी है। बट हाँ, एट द सेम टाइम आप इंडिया के अंदर अधिकारी बनोगे तो आपको लोकल लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, है ना। लोकल लैंग्वेज की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश की, ये आपके लिए ठीक है। अभी तो बहुत लफड़ा जो है वो चल रहा है इंग्लिश इंग्लिश कह रहा हूँ लोकल लैंग्वेजेस को लेकर, ठीक है। और अभी तो किताबों के अंदर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कुछ ऐसी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा को बताती हैं रेदर देन स्कॉलरली इंक्वायरी। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना किसी साइंटिफिक इंक्वायरी के आपने कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें जो है वो मेंशन कर दी हैं जो सिर्फ किसी ना किसी की आइडियोलॉजी के ऊपर, किसी ना किसी के विचार के ऊपर आधारित है, राइट। और मेडिवल
मुस्लिम जो शासक थे इनको डिस्प्रपोर्शनेटली हाईलाइट किया गया है एज अ सिंबल ऑफ वायलेंस। तो ये कह दिया गया कि भाई जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे तो वॉयलेंट थे। अब हमारे भाई और ये देखो उसको लेबल कर दिया कि मुस्लिम जो रूलर्स थे इंडिया के अंदर जो आए थे, मुगल रूलर्स वगैरह, दिल्ली सल्तनत के शासक वगैरह, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए डार्कर पीरियड था। तो अब ये जब ऐसी चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के अंदर वॉयलेंस जो है वो क्रिएट होगा रिलीजन के आधार पर। यस, तो ये इशू है 500 साल जो मेडिवल इंडिया को डार्क एज जो है वो कहा जा रहा है, क्या ये फेयर है? ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो लिखा हुआ है 500 साल का जो रूल था उसको आप डार्क एज जो है वो कह रहे हो, तो क्या ये चीज शो नहीं कर रहा कि ये भाई जो आप एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहे हो तो ये तो गलत है ना? और आपको जो है वो फेयर रहना जरूरी है। और आप देखो यार, मैं तो आपसे सिंपल सी चीज कहता हूँ, जहां पर हमेशा बोला मैंने, क्योंकि ये जो टॉपिक होगा ना ये आपके लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होगा। जब भी टॉपिक आता है ना किस तरीके का रिलीजन का, तो आप 2 कदम पीछे हट जाओ और कॉन्स्टिट्यूशन को सामने ले आओ। सिंपल सी चीज, आपका काम रिलीजन पर टिप्पणी करना नहीं है, क्योंकि जिस दिन करना आपने रिलीजन पर टिप्पणी शुरू कर दी ना तो उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, याद रखना। अगर अपने आप को हमेशा ऊपर जो है वो रखना है तो रूल्स रेगुलेशंस की बात करिए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आपको अपनी ड्यूटी फॉलो करनी है, दैट्स इट। ठीक है, अब कैसे इस चीज को जो है वो ठीक जो है वो किया जाए, तो सोशल मीडिया ने अभी तो बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर दी है। क्लासरूम जो है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं क्लासरूम के अंदर, है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग को देखने को मिल सकती है। मोहम्मद गजनी, औरंगजेब, इनको जो है वो कहा गया है कि इनको जो है वो हटाओ, इनके बारे में जो है वो ज्यादा मेंशन जो है वो मत करो, क्योंकि इन लोगों ने जो है बहुत समस्या क्रिएट करी। सोमनाथ मंदिर को लूटना, हिंदूज के ऊपर अत्याचार करना, राइट, ऐसी चीजें। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जैसी सेक्युलर कंट्री के अंदर ऐसी चीजें टेक्स्ट बुक में जो है वो रखना क्या सही रहेगा? इस तरह हिस्ट्री टेक्स्ट बुक को जो है वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी जो है वो मिल रही है, राइट? बट दिक्कत हो सकती है ना रीजनल वाइज में, आप जो है वो जो किताब जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं हम अपने छोटे बच्चों के, और उस किताब में अगर इस प्रकार की डिस्टॉर्टेड चीजें जो है वो मेंशन होगी तो इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो आपका क्या विचार है इस चीज पर? देखो क्या क्या चीजें मेंशन है। लैक ऑफ जनरल हिस्टोरिकल अवेयरनेस आउटसाइड एकेडमिक सर्कल, ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को जो किताबों में लिखा है हिस्ट्री के बारे में बस वही पढ़ लिया, उसके बाहर की बातें जो है वो नहीं पढ़ी। जैसे मैंने अभी आपको एक रील के माध्यम से बताया था हिंदुस्तान के बारे में, आप खुद देखो, आपने अपनी बचपन से लेकर अभी तक इस टॉपिक पर जिक्र नहीं किया होगा कि भाई हिंदुस्तान शब्द का हम उपयोग ऑफिशियली क्यों नहीं करते हैं, राइट? और जो मैंने आपको रीजन बताया तो शायद अब आपने रिलेट किया होगा उस चीज को कि हाँ यार बात तो सही है। साइंटिफिक चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑफिशियल मोहर लगेगी उन्हीं चीजों पे जो साइंटिफिक है, जिसके फैक्ट्स अवेलेबल है। जिसके फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है उस पर किसी प्रकार की ऑफिशियल मोहर नहीं लगने वाली। तो आप हमेशा फोकस किया करो कि जो भी न्यूज आप पढ़ो उसका सोर्स क्या है, क्या वो फैक्चुअल चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, क्या उसमें एथिक्स है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अपने पास अपना सिलेबस रखिए और सिलेबस को बार बार गो थ्रू करिए, जिससे कि आप आउट ऑफ द टॉपिक कभी ना जाए। बस ये चीज थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया, इसने बहुत बुरी तरीके से स्थिति जो है वो खराब कर दी है। प्रोपोगेंडा चला चला के जो है वो हिस्ट्री को ही चेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। 2 टॉपिक्स का ये मिश्रण था वैसे तो। एक जो हिस्ट्री की किताबों में चेंजेस लाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो मुद्दा था तो उस पर ये टॉपिक था। मीजल्स, मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी ये टॉपिक आया कि ये मीजल्स के बारे में अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। मीजल से जुड़ी हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये होता कैसे है, क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, हर चीज मीजल से रिलेटेड। द रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि ये टॉपिक मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, और मैं बता रहा हूं आपको लिटरली 99% है कि ये टॉपिक मीजल का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।
अमेरिका का जब अपन नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि अरे यार वहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एडवांस है, कितना बढ़िया हॉस्पिटल्स है वहाँ पे, है ना? यस, कम ऑन से यस और नो। आपको पता है कि वहाँ पे 1992 के बाद का सबसे बड़ा मीजल आउटब्रेक जो है वो हुआ है। 1992 के बाद अभी मीजल आउटब्रेक जो है वो हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका मुद्दे में जो मेन चीज जो आ रही है ना वो यही आ रही है कि यूएसए हेल्थ पर ज्यादा फोकस अब नहीं कर रहा है। और ये बात सच भी है। काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि यूएसए का टारगेट जो है वो ज्यादातर डिफेंस पे रह रहा है, मनी बनाने में रह रहा है, बट हेल्थ केयर की तरफ वो पीछे हटता जा रहा है। इवन इन कोविड-19 ऑल्सो हमने इस चीज को बहुत अच्छे से जो है वो देखा कि पैसा बनाना उसकी मेन प्रायोरिटी है, ना कि हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इवन अगर एनवायरनमेंट की बात करें, अगर पर्यावरण की हमारे, तो उसमें भी तो हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पीछे हट रहा है काफी सारी मीटिंग से जो एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है। बोलता है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, कि हमें नहीं मतलब पूरी दुनिया से, हमें मतलब है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट से। तो जब दुनिया बचेगी ही नहीं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करके करी क्या लोगे, जब बीमारियों से सब लोग मर जाएंगे। देखो क्या लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स में, हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है मीजल्स आउटब्रेक हुआ है 1992 के बाद। 1300 से ज्यादा कंफर्म केसेस यूनाइटेड स्टेट्स के 39 स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। 92% जो इन्फेक्टेड है वो उनको वैक्सीन नहीं लगी थी। 3 डेथ इसमें हम लोग को देखने को मिली, 160 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ये तो अमेरिका की स्थिति है। 3 डेथ्स, 92% इन्फेक्टेड लोग अनवैक्सीनेटेड थे। कितनी बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स लिख लेना भैया, ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए हैं। अब आ जाते हैं अपन मीजल्स के बारे में। जब मीजल्स होता है ना तो उसमें आंखें लाल हो जाती हैं, उसमें नाक बहने लगती है, यानी कि कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, नाक बहने लगती है, कंटिन्यूअस खांसी आती है और हाई फीवर होता है। तो ये सिम्टम्स हैं मीजल्स के। तो लिख लो, बहुत तेजी से फैलने वाली वायरल डिजीज किसके कारण होती है, ये भी लिख लो, मीजल्स मॉर्बिली वायरस के कारण। ब्रैकेट में लिखना, बच्चों को मेनली अफेक्ट करती है। कफ के थ्रू, स्नीज के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, यानी कि एक बॉडी के अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, खांसी खांसते हैं अपन तब, तो उससे ये बीमारी जो है वो फैलती है। और ये वायरस एक्टिव रहता है हवा में, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल कि टेबल पे ये वायरस लग गया, यानी किसी को मीजल्स है, उसने छींका और टेबल पर वो ड्रॉपलेट्स आ गए, तो 2 घंटे तक वो ड्रॉपलेट्स जो है वो एक्टिव रहेंगे। यानी कि उस 2 घंटे के दौरान किसी ने उस टेबल पे हाथ रख लिया और गलती से अपने नाक वाक जो है पोंछ ली, तो उसके थ्रू अगर वो वायरस उनके पास जो है वो ट्रांसमिट हो गया, तो सामने वाले व्यक्ति भी जो है उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। और अभी जो इन्फेक्शन हुआ 90% ऐसे केसेस थे जिनको वैक्सीन ही नहीं लगी। 92%। 3 से 5 दिन के अंदर बॉडी पर जो है वो, आपको पता है, रैशेस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अगर किसी को ये सिम्टम्स लिखनी है ना, ये भी लिख लेना, ये सिम्टम्स जो मैंने भी आपको बताया। स्टार्टिंग में ऐसा होगा, फिर 3 से 5 दिन के अंदर ये वायरस जो है वो बॉडी के अंदर लाल निशान क्रिएट करने लगेगा। फेस से ये शुरू होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फेस। ये लिखना, चेहरा लाल होने लगता है, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी लाल होने लगती है। 7 से 14 दिन के बाद सिम्टम्स जो है वो शो होना शुरू होता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्यों फैल रहा भाई मीजल्स इतना? अगर किसी अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति का कांटेक्ट हुआ तो 90% चांसेस है कि वो इन्फेक्शन उसको रह वो हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी जब वैक्सीन आ चुकी हैं, तो फिर भी यूएसए के अंदर ये चीज फैल रही। तो सोचो आप, यूएसए हेल्थ केयर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये यूएसए की एक बड़ी कमी है जो आपको पता होना जरूरी है। आपको पता है कि बच्चों में और जिन लोग को वैक्सीन नहीं लगी है उन लोगों में निमोनिया, एनसी फेलिटिस, यानी ब्रेन स्वेलिंग होना, ब्रेन इन्फ्लेमेशन जिसको हम लोग बोलते हैं,
एनसीफेलाइटिस बोलते हैं ना, एनसीफेलाइटिस। लंबे समय के लिए एक व्यक्ति पता है अंधा हो सकता है, उसका इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, उसको सुनाई नहीं देगा। तो ये सब चीजें भी इसमें हम लोग को देखने को मिल रही। तो ये सीवियर केसेस में ये लिख लीजिएगा, निमोनिया हो सकता है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सुनाई नहीं देगा, अंधा हो जाएगा, इम्यूनिटी वो हो जाएगी, खराब हो जाएगी। प्रेग्नेंट महिलाओं में प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, स्टिल बर्थ, ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिलेंगे। ये पूरी चीज लिख लेना आप, ये आएगा एग्जाम में। और जो लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो लेते नहीं है, तो डेथ सबसे ज्यादा रिस्क में वही है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम एकदम से सप्रेस हो जाएगा और फिर वो बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे, कोई भी बीमारी उनको लगेगी और फिर उनकी डेथ तक हो सकती है। इसमें एक वैक्सीन आती है, ये वैक्सीन का नाम लिख लो, MMR वैक्सीन। ये पहले भी मैं लिखवा चुका हूं, मीजल्स मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। 2 डोज इसके मैंडेटरी होते हैं 12 से 15 महीने के बच्चों को, और पहली बार डोज लगता है और दूसरी बार 4 से 6 साल के बच्चों को लगता है। ये लिख लेना भैया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है कि 95% कवरेज जो है हर्ड इम्यूनिटी के पास होना चाहिए। मतलब हर्ड इम्यूनिटी जो है वो समझ रहे हो, हमारे आसपास रहने वाले लोग अगर इम्यून है तो दूसरों तक जो है ये प्रॉब्लम पहुंचेगी नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज में ही जो है वो वायरस वहीं के वहीं डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इशू सबसे बड़ा यूएसए का देखने को मिला, ये 92% जो इन्फेक्टेड थे उनको सिंगल डोज भी नहीं मिला। तो सोचिए आप, ये तो प्रॉब्लम होगी ना। ये उजागर करता है कि यूएसए बिल्कुल भी जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, दैट्स इट। 2024 में इंडिया ने मीजल्स केसेस में 73% रिडक्शन अचीव किया है, और थैंक्स टू अवर इम्यूनाइजेशन कैंपेन। हम लोग जो टीकाकरण करने वाले जो कैंपेन कर रहे हैं ना, तो ये उसकी बदौलत हुआ है। बट अभी भी रिस्क में जो गरीब लोग जो होते हैं, ऐसे लोग जो माल नरिश्ड हैं, प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो नहीं रखते, तो उनमें दिक्कतें जो है वो बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए, ये मीजल्स रुबेला ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आप लोग को। अब ये आपको पता ही है कि एयर इंडिया बोइंग 787 का एक्सीडेंट हुआ, उसी से रिलेटेड एक और सामने अपडेट जो है वो सामने आ रही है, तो इसी पर ही हम बात करेंगे। अब ये अपडेट कुछ अलग टाइप की बता रहा है, ये मेंटल हेल्थ की बात भी कर रहा है, स्पेशली पायलट्स की। आपको पता है पायलट्स का जो स्केड्यूल होता है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। कई बार उनको बहुत घंटों तक जो है वो काम करना पड़ जाता है, राइट। एक जगह से दूसरी जगह जो है वो प्लेन लेकर जाना है, ऐसा तो नहीं कि हवा में जो है वो रुक जाए। और कंटिन्यूस बैक टू बैक भी कई बार उनकी फ्लाइट जो है वो होती है, तो उनको मेंटल स्ट्रेस कई बार हो जाता है। घर से वो दूर रहते ही हैं, होम सिकनेस वाला इशू होता ही है। मेरा एक फ्रेंड है, इंडिगो में पायलट है। पायलट की जिंदगी दिखने में दूर से बहुत अच्छी दिखाई देती है कि अरे वाह यार, उसको तो 5 स्टार होटल में एंट्री मिल रही है, मैरियट जा रहा है, ताज जा रहा है, जहां पे भी रुक रहा है पूरा उसके लिए खाना है, व्यवस्था है, सब कुछ है। बट क्या होता है कि एक टाइम के बाद इंसान जो है उसको भी जरूरत पड़ती है किसी ना किसी फ्रेंड की, किसी ना किसी फैमिली मेंबर की, कि जिसके साथ बैठकर बातचीत कर लें। करते ही, ऐसा नहीं है। यंग एज में बहुत अच्छा लगता है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ना, तब डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। सामने वाले को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वहां पे पहुंच गए, चलो पहुंच भी गए एनीवेज, बट ड्रिंक नहीं कर पाएंगे। अगर जिन लोग को शौक है झूमने का, ये सब करने का, होता है ऐसा, यंग एज में लोग करते हैं, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि अरे यार ये दिक्कत है। क्योंकि बहुत सारी चीजें इन लोग को जो है वो फेस करनी रहती है, इनकी सोशल लाइफ जो है वो खराब हो जाती है। क्योंकि आप जा रहे हो बड़े बड़े होटल्स में। अब देखो, बड़े होटल्स में जाने का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो नशा करो, ये करो, वो करो। बट क्या हो रहा है कि आज की डेट में आपको ऑलरेडी पता है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही हैं। हर जगह, हर पार्टीज में आप देख रहे होंगे कि ये सब चीजें ही चल रही हैं। अब एक व्यक्ति, कॉमन मैन जो पायलट बन गया है, माइंडसेट तो वैसा रहेगा ना। ब्यूरोक्रेट का माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ब्यूरोक्रेट की जॉब को सबसे डिफरेंशिएट करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप जो है वो, मतलब हर कोई ब्यूरोक्रेट इसलिए नहीं बनता ना यार। आप ट्रेनिंग लेकर पायलट जो है वो बन सकते हो, राइट, पढ़ाई करके ट्रेनिंग लेके। बट कितने भी आप पढ़ लो, 99% आप क्यों ना आपके आ गए हो, तो भी आप ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाओगे अगर आपके अंदर वो पर्सनालिटी नहीं है तो। क्योंकि उसमें चाहिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इसकी रिक्वायरमेंट होती है ब्यूरोक्रेट बनने के लिए।
वरना सभी के सभी IITians नहीं बन गए होते, है ना, बात को समझिए। इसलिए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। कई बार लोग शायद मुझसे गुस्सा हो जाए कि अरे यार हर बार आप जो है वो इसको प्रायोरिटी देते हो, कॉमन दूसरों को सभी को कॉमन मैन बोल देते हो। इसलिए बोलता हूँ कि कॉमन मैन को झूमना है, मस्ती करना है। ब्यूरोक्रेट को पता है कि भाई उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसे ये झूमने वाले लोगों को रुकवाना है कि भाई मत झूमो, नहीं तो देखो हादसा हो सकता है। उसे एयरलाइन कंपनीज, जैसे अब ये एयरलाइन का टॉपिक है, तो एक ब्यूरोक्रेट को ही एयरलाइन कंपनीज को रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देनी पड़ती है कि आप रूल्स रेगुलेशन सही तरीके से फॉलो करिए। आपका पायलट कंटिन्यूअसली जो है वो 3-4 दिन से फ्लाई कर रहा है, आपको उसे आराम देना जरूरी है। एक फिक्स टाइम जो है वो रखो कि अगर उसने एक इंटरनेशनल लॉन्ग जर्नी जो है वो ट्रैवल कर ली है तो उसका 2 दिन के बाद, क्योंकि जेट लैग सुना है किसी ने? जेट लैग हो जाता है काफी सारे लोगों को कि दिन दिन भर जो है वो सो ही रहे, क्योंकि रात में आप फ्लाई कर रहे हो, जैसे ही पहुंच रहे हो वहां पे अगेन रात जो है वो हो जा रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि दिन और रात का क्या सिनेरियो है। होता है ना जेट लैग, ये भी एक बड़ा इशू है। बस इसी मुद्दे के बारे में यहां पर बातचीत हुई है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं इसी चीज पर। 12 जून 2025 एक ऐसा दिन जिस दिन एयर इंडिया बोइंग 787 अहमदाबाद में क्रैश हो गया। अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है, ब्यूरो के द्वारा कोई ऑफिशियल रिपोर्ट, AAIB ने कोई ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो अभी तक जारी नहीं करी है रिपोर्ट्स आई हैं, बट कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा डेवलप होती जा रही है रिपोर्ट से रिलेटेड। बहस जो है वो शुरू हो गई है पायलट की मेंटल हेल्थ के ऊपर अभी मीडिया में, इसलिए टॉपिक हम लोग को देखने को मिला। 2015 में एक जर्मन विंग्स क्रैश हुआ था, पायलट सुसाइड था वो, और उस पायलट सुसाइड के कारण पूरा क्रू जो है उसकी डेथ हो गई। देखो आप, अभी एक पुरानी घटना पर सबका ध्यान जो है वो खिंच गया है। 2015 में एक पायलट ने जो है वो सुसाइड कर लिया। पायलट बोल रहा है अब मुझे सुसाइड करना है। पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं? तुम्हारी मेंटल हेल्थ अगर खराब है और तुम खुश नहीं हो अपने काम से या अपनी रिलेशनशिप से या किसी भी वजह से, तो तुम खुद तो मर ही रहे हो, तुमने दूसरों की जान भी ले ली, है ना, तो इट इज अ काइंड ऑफ मर्डर ऑल्सो। यस, तो ये चीज अभी आज की डेट में जो है वो उभर कर आ गई है सामने। तो आओ मेंटल हेल्थ को थोड़ा समझ लेते हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। ये आप लोग को समझना जरूरी है दूसरों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेंटली बहुत स्ट्रांग लोग हो यार। मेंटल हेल्थ का मतलब बस ये नहीं है कि एक इंसान जो है वो बीमार है मानसिक तौर पे। मेंटल हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि आपका वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके का, देखो लिखा हुआ है गुड मेंटल हेल्थ का मतलब यही होता है आपका मूड जो है वो स्टेबल है, आप इमोशनली मजबूत हो, राइट, आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत क्लियर है। अभी किसी ने स्पेशल ऑप्स 2 देखी है क्या? देखना, वो वेब सीरीज जो अभी आई है हॉटस्टार पे आई थिंक। मैं अभी टूर पे था तो मैंने रास्ते पे देखी, क्योंकि मुझे ड्राइव करना नहीं था, मैं उनके साथ गया था, अपने परिचित लोगों के साथ 4-5 गाड़ियां गई थी, पूरे प्रोटोकॉल्स में गए थे, सायरन वायरन बज रहा है, जलवा चल रहा है। आप भी जाओगे बहुत जल्दी, डोंट वरी, और मुझे भी साथ लेके जाना फिर, आप जाओ तो पक्का ना लेके जाओगे? ऐसा तो नहीं पता लगे कि भाई कौन सा रहा है, भूलना नहीं भाई पोस्ट में जाने के बाद, क्योंकि उसके बाद तो मैं और आपको काम बताऊंगा कि क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं। चलो एनीवेज, तो क्लियर थिंकिंग, मैं स्पेशल ऑप्स 2 की बात इसलिए कर रहा था, तो आपने देखा होगा कि वो अपनी फैमिली में भी थोड़ा सा उसके प्रॉब्लम चल रही हैं। तो उसकी एक एक एपिसोड था जिसमें वो अपनी उसकी बेटी के पास जाता है एक रिलेशनशिप मुद्दे को लेकर, है ना, तो क्या सीखा आपने उसमें कि उसने अपने इमोशनली अपने घर पे जाकर रोया, आंख में आंसू थे, बेटी को जो है वो मेंटली सपोर्ट किया, वो बाहर निकला और जैसे ही अपने डोर क्लोज किया मोबाइल में, अपना मिशन शुरू। सोच रहा, क्विक स्विच ऑफ पर्सनालिटी। यहां पर लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेस, अपना टेंशन अपनी फैमिली को निकालते हैं। अब तुम लोग ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम पता है कि अब ढंग से नहीं जाने वाला, तो घर वालों पे क्यों चिल्ला चोट करना भाई?
दिक्कत तुम्हारी है, मूड तुम्हारा खराब है, तो तुम दूसरों को का मूड क्यों खराब कर रहे हो? और ये करते हैं कॉमन मैन लोग, जो हाई माइंडसेट के जो लोग होते हैं, जैसे आप लोग कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स अपने अंदर तक रखोगे, अपनी प्रॉब्लम्स के कारण अपने घर परिवार को टेंशन में नहीं डालोगे, क्योंकि आने वाले समय में आप अधिकारी बनोगे भाई, 50 टेंशन 50 धमकी आप फेस करोगे। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लौंडे वंडे को पकड़ लिया, रोक वोक लिया कहीं पे कि क्यों रे ड्रिंक एंड ड्राइव क्यों चल रही है, बंद करो इसको अंदर, तो आपके ऊपर धमकी आना शुरू हो जाएगी। दैट डजंट मीन कि आप घर जाके अपनी जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, वो घर वालों को बताएं, उनको भी टेंशन दें। ये ब्यूरोक्रेट नहीं करता, ये कॉमन मैन करता है ना। और वर्क प्लेस में भाई आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, बॉस आपको जो है वो चिल्ला रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो अच्छी करो ना प्रोडक्टिविटी भाई, तो आपको चिल्लाया नहीं जाएगा। तो लोगों की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, लोग कोसते रहते हैं दिन भर। तो यही चीज थी पायलट के केस में, हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, सोने को नहीं मिल रहा उसको बेचारे को। फॉरेन टाइम जोन्स में फोर्स स्लीप इम्प्रैक्टिकल होती है भाई, आप फोर्सफुली सो नहीं पाओगे, स्लीप डिसऑर्डर होता है ना। मैंने आपको वही मेन चीज बताई थी, ये वो जेट लैग जिसके बारे में आपको बोल रहा था, वो यही है। ये भी लिखा है ना, पायलट जो है वो सभी प्रकार के मॉडर्न स्ट्रेसर्स जो है वो फेस जो है वो कर रहे होते हैं, और फिर प्रोफेशनल बर्डन्स भी उनके पास होता है, उनका शेड्यूल्स उल्टा सीधा होता है। मैंने आपको बताया ना, पार्टी करने आना है, अब पार्टी करने जाना है, खास दोस्त की पार्टी है, दोस्त बोल रहा है कि अरे एक एक लगाते हैं भाई, बेचारा रो रहा है बैठ के कि अरे जॉब साली ऐसी है, अपन मजे नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों चूज करी? आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे ना, ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन ब्यूरोक्रेसी में एंटर करोगे, स्टार्टिंग में आपको बड़ा मजा आएगा, फिर जब आपका पाला पड़ेगा ना किसी बड़े सीनियर अधिकारी से, खड़ूस टाइप के, या किसी पॉलिटिशियन से जो रूल्स रेगुलेशन ढंग से फॉलो नहीं करते हैं कई बार, तब आपका होगा दिमाग खराब। बट फिर भी आप मुस्कुराते रहोगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि यू हैव टू हैंडल ऑल दीज स्टफ्स। आप इसलिए तो ट्रेन हो रहे हो भाई। यही दिक्कत है। तो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए? इस दिक्कत को सॉल्व किया जाए प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, समय समय पर छुट्टियां देकर, कि भाई पेड लीव देकर, कि जाओ भाई फैमिली के साथ एंजॉय करो, टाइम दो फैमिली को। क्योंकि जब आप कंपनी से खुश रहोगे, तब आप ढंग से काम भी कर पाओगे। ठीक है। और भी काफी सारे रिस्क रहते हैं इन लोगों को, पायलट्स को। 12.6% पायलट डिप्रेस्ड है भाई, ये बताया गया। एक हार्वर्ड की स्टडी सामने आई, उसमें बताया डिप्रेस्ड है 4.1%। उनको सुसाइड थॉट आया पिछले 2 हफ्तों में, ये भी बताया है। देखो 15 दिन में सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं। ये छोटे मोटे नंबर नहीं है भाई, ये बेसिकली साइलेंट कॉकपिट क्राइसिस है। MH370 डिसअपियर हो गया, पता आपको MH370 का केस? कोलालमपुर से उड़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक करना, मलेशिया की एयरलाइन थी। कोलालमपुर से जब उड़ी थी और कहीं पर जा रही थी, मुझे एग्जैक्टली उसकी लोकेशन नहीं पता, और पैसिफिक ओशियन में शायद है ना, पैसिफिक ओशियन या इंडियन ओशियन में, यहाँ पर वो एकदम से। और ये घटना मेरे ख्याल से 2013-14 के आसपास की थी, पुरानी घटना है, मुझे एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट पढ़ी थी मैंने, बहुत बड़ा केस था ये। 299 कुछ यात्री जो मर गए थे इसमें, बहुत बड़ी फ्लाइट थी। मर क्या गए थे पता ही नहीं है, कहाँ गए। पायलट प्लेन उड़ाते समय डरे, चला प्लेन गायब भी हो जा रहे हैं। पढ़ना आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, पढ़ना किसी को पता हो तो, बरमूडा ट्रायंगल, वहां पर भी चीजें गायब होती, बट ये वाला क्षेत्र, ये जहां पर गायब हुआ था, वहां पर आसपास बरमूडा ट्रायंगल नहीं है। तो कहाँ गायब हो गया, क्या हुआ उसके साथ, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सब चीजें तो करना यही चाहिए भाई, कि पेड मेंटल हेल्थ पर जो है वो काम करो, है ना, कि जिससे कि वो अपनी फैमिली वगैरह को टाइम दे पाए। DGCA को जो है वो अब शिफ्ट करनी पड़ेगी पॉलिसीज अपनी, एक ट्रस्ट फ्रेमवर्क जो है वो बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट ओवर पॉलिसिंग की प्रायोरिटी दो भाई, ट्रस्ट के ऊपर। आजकल बहुत घटनाएं हो रही, मैं तो अभी रोज रोज देख रहा हूँ कि कोई ना कोई प्लेन, अभी अभी कल परसों की घटना थी शायद, कल की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक कोई प्लेन है, तमिलनाडु में था क्या, अर्जेंट उसकी वो करवानी पड़ी, लैंडिंग करवानी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग, क्योंकि उसके पीछे आग लग गई थी। हालांकि यात्री सभी सेव सेव है। ऐसी भी एक कोई घटना भी पड़ी थी, मैंने आज सुबह ही पड़ी थी, कोई आज सुबह या कल रात में पड़ी थी, ऐसा कुछ था।
तो यही है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देखो, मानस हेल्पलाइन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज, ये सब स्ट्रेटेजीज हैं हमारे पास। इंडिया का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान, ये भी लिख लो। ये जो हाईलाइट किया ना ये सब चीजें, ये लिख लो एक बार। FAAA की 2024 की स्ट्रेटेजी, ठीक है। एविएशन फोकस्ड मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी। बस यही था इस पूरा टॉपिक, और कुछ नहीं इसके अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। TRF कुछ याद है? TRF कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर? द रेजिस्टेंट फ्रंट, क्या किया था इसने? जिम्मेदारी ली थी पहलगाम की घटना की। अब होता यह है कि 18 जुलाई 2025 को अमेरिका ने TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लिख लेना, TRF रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये लिखा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट नहीं, पहला वाला पॉइंट, ये पूरा लिख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पता होना चाहिए आपको। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, तो इस घटना के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है यूएसए ने। ये सिर्फ एक लेबल नहीं, बल्कि इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप को बता रहा है। आइए डिस्कस करते हैं। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। TRF ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम साउथ कश्मीर में हुए अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। तो अब यूएसए ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। दैट मींस ये दर्शा रहा है कि यूएसए हमें फेवर कर रहा है। कुछ याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पहलगाम का जिक्र ही नहीं था। याद आ रहा है कुछ हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक को, और अब यूएसए ने, और फिर हमने उससे वॉकआउट कर दिया। अब यूएसए जो है वो इस मुद्दे को सामने खड़ा कर चुका है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यूएसए चाहता है कि हम उसके साथ जो है वो बने रहे। यस, तो ये एक स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हो कि यूएसए का एक पॉलिसी है कि ये चीज करके जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को अपनी तरफ करना, इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि इंडिया आज पावरफुल है काफी ज्यादा इस क्षेत्र में, और फ्यूचर में भी पावरफुल रहेगी, बिकॉज हमारी पॉलिसीज कुछ ऐसी बन गई है। तो ये एक रिलेशनशिप को भी दर्शाता है, प्लस इंडिया के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें यूएसए का सपोर्ट ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करती है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का बाप जो यूएसए है उसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, और हम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो है इस डिसीजन को जो है वो काफी वो भी करी, स्वागत किया इस डिसीजन का, और कहा कि भाई यार बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये इससे हम खुश हुए। तो यूएसए जिसको दुनिया खुश करती थी, आज वो हमें खुश कर रहा है। दिस इज द, अब कह सकते हो कि गेम चेंजिंग न्यूज। अब देखो दूसरी कंट्रीज, यूएसए बैठा रहता था, दूसरी कंट्रीज खुश करती थी कि भैया कैसा लगा आपको, हमने ऐसा किया आपके लिए। आज की डेट में वो यूएसए हमें खुश कर रहा है। होता है ऐसा, एक बार आईएएस बन जाओ, ये एग्जाम क्वालिफाई कर लो, एसपी डीएसपी इन सब की पोजीशन ले आओ, आपके परिवार में सिर्फ इंपॉर्टेंस, आपके परिवार के हर जगह। और हो सकता है किसी पार्टी में जाते हो, आपको वो इज्जत नहीं मिलती जो इज्जत शायद हो सकता है आपकी कोई दोस्त को मिल रही हो, जो बाहर फॉरेन से आया हो, या फिर जो कोई भी अच्छी पोजीशन पे हो, और आपको भी चाहिए वो इज्जत है। तो जिस दिन उस पोजीशन पे पहुंचोगे, आगे बढ़ोगे, तो वो इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। यही गेम होता है भाई, यही चीज है। पहले हमारी इज्जत नहीं होती थी क्योंकि हमने वो चीज अचीव नहीं करी। आज की डेट में हमने वो चीज अचीव कर ली, हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो हमारी इज्जत हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर। यही गेम है बस। TRF पाकिस्तान का लश्कर ए तैयबा का एक रीब्रांडेड फ्रंट है। आप कह सकते हो लश्कर ए तैयबा का आप कह सकते हो कि एक कजन है, सिंपल सी चीज। 2019 से 20 के बीच में ये बना है। आर्टिकल 370 जब हटाया गया था ना, तो उस दौरान जो ये बनाया गया था। लश्कर ए तैयबा की लीडरशिप कश्मीर से जब खत्म हुई थी, इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि रेजिस्टेंस नाम यूज करके रिलीजियस ब्रांडिंग से दूर
दिखाता है, यानी कि रेजिस्टेंस बोलकर ये अपने आप को किसी रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं करता, राइट। बट इसका पूरा कंट्रोल लश्कर ए तैयबा के पास है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि लश्कर ए तैयबा की एक विंग है कि नहीं। इसमें फॉरेन और लोकल टेररिस्ट भी रिक्रूट करते हैं ये लोग, लोकल रिक्रूट्स करते हैं, पाकिस्तान में इनको ट्रेनिंग दी जाती है ना। घुसपैठे वाला काम करते हैं, फिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन वाला काम जो है वो करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो घुसो, और कश्मीर में बेसिकली अटैक्स प्लान करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लिखने की जरूरत नहीं, पहली बार ये कब अपीयर हुए, क्या हुआ, तो उतना कुछ खास आपके लिए नहीं है ये। 2020 में 5 इंडियन कमांडोज और 5 टीआरएफ के टेररिस्ट जो है वो उनको मारा गया। हमारे कमांडोज भी जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक एनकाउंटर था 2020 का, पहली बार जब ये टीआरएफ सामने आता है। और भी काफी सारी चीजें, लिखने की जरूरत नहीं है इसका इतना बैकग्राउंड, बस आपको ध्यान में रखना है टीआरएफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुआ है यूएसए के द्वारा। इसने जो पहलगाम अटैक जो हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली। लश्कर ए तैयबा का ही विंग है ये, एक प्रकार का पूरा कंट्रोल लश्कर ए तैयबा अपने पास रखता है इसका, बस दैट्स इट। काफी सारी जगहों पर इसने अटैक जो है वो किया हुआ है। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी ये एक्टिव है, मतलब इसका प्रोपोगेंडा जो होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है वो टेररिज्म को फैलाना होता है ना। ठीक है, बस यही चीज है। बाकी ये यूएसए का कानून, यूएसए ने ये जो 2 चीज डिक्लेयर करी है ना, तो उस पर कानून में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें तो बढ़िया लगा, यहाँ यूएसए ने जो है वो थोड़ा सा इस चीज पर जो है वो एक्शन लिया, जो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट, आपने कभी नोटिस किया है कि जंगल के पत्थर, पेड़ और चट्टानों पर कुछ कलरफुल चीजें हम लोग को नजर आती है। कई बार आप चट्टान पे चढ़ते तो आप देखते हो कि ग्रीन ग्रीन कलर की स्लिपरी टाइप की, काई टाइप की चीजें चट्टानों के ऊपर लग जाती है, या आप देखते हो कि किसी पत्थर के ऊपर एक हरे कलर की घास जो है वो नजर आ रही, पर वो घास नहीं होती, आपको सभी को पता है वो एल्गी होती है ना। उसी के बारे में हम बात करेंगे, इस चीज के बारे में, लाइकेंस जिसको जो है वो कहा जाता है, लाइकेन, राइट। तो लाइकेन जो है वो एक क्या है, पहला पॉइंट जो है वो लिख लो, लाइकेन। क्वेश्चन आ सकता है लाइकेन क्या है, यहां पर शायद दिया नहीं है, आप लिख लो लाइकेन ये। और अभी एक नई प्रजाति है लाइकेन की, इसका नाम लिख लेना भैया, एलोग्राफा इफू सॉसर रेडिका। अब इंडियन साइंटिस्ट ने एक नई प्रजाति लाइकेन की डिस्कवर करी है, ये तो पहला पॉइंट, तो ये लिख लो, बाकी और लिखने की जरूरत नहीं इसमें कुछ, बस ये नाम पूछ लेंगे प्रजाति का, ये क्या है, लाइकेन की प्रजाति है। जो मेन चीज पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि लाइकेन क्या है। पहला पॉइंट लिखना एल्गी, दूसरा लिखना फंगस। ये कॉम्बिनेशन होता है एल्गी फंगस का, लाइकेन, बस इतना लिख लो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 का संगम होता है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको पता होगी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, दूसरे के ऊपर चिपक कर उससे जो है वो फूड लेता है ये, है ना। तो बस यही चीज है इसकी, और कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ी लाइकेन बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयस पे हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, और अभी एक नई लाइकेन की प्रजाति सामने आई है, तो इसलिए टॉपिक एग्जामिनेशन में आपसे पूछा आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसकी बताइए एक बहुत खास बात मैं आपको बताता हूँ लाइकेन की, ये एयर क्वालिटी का इंडिकेटर भी है, पता है आपको। यानी कि अगर ये खत्म होने किसी जगह पर ये है, और किसी जगह से अगर ये खत्म होने लगेंगे, तो ये मान लो वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ गया है, तो ये बेसिकली काफी अच्छा मतलब एयर क्वालिटी इंडिकेटर है, ये भी लिख सकते हो आप, लिख लो लाइकेंस अच्छे एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स होते हैं, गुड एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। जहां ज्यादा लाइकेंस है ना, इसका मतलब समझ लो कि वहां पर हवा बहुत साफ है, ठीक है। मिट्टी बनाने का भी काम करते हैं कई बार, ये तोड़ते हैं चट्टानों को कई बार धीरे धीरे करके, मतलब इनकी चिपकने से वो चट्टान जो है वो थोड़ी सी अंदर से खुरचने लगती है, यानी कि खराब होने लगती है, और चट्टान खराब होगी तो वो सॉइल बनेगी, तो सॉइल बनाने का भी इनका काम होता है। एक नाइट्रोजन फिक्स वगैरह भी ये करते हैं, इसके काफी सारे काम होते हैं। बाकी ये सब चीज आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइकेंस के बारे में पढ़ना आपके लिए जरूरी था, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। देखो ये लिखा हुआ ना, इकोलॉजिकल रोल जो है वो देखो, सॉइल फॉर्म करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, जो काम की चीज है वो मैंने आपको जो है बताई। और वो ध्यान में रखना है कि नई लाइकेन की प्रजाति जो है वो भी नजर आई है, वो कौन सी है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी लिख लीजिएगा,
न्यूक्लियर मेडिसिन में इसका उपयोग हो रहा है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का। पहला पॉइंट, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी जो है वो क्या लिखा हुआ इन लोगों ने कि बच्चों और जो एडल्ट्स हैं, चिल्ड्रंस और एडल्सेंट्स जो हैं, उनके लिए पूरी तरह से वर्जित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सावधानी पूर्वक और नैदानिक निर्णय पर आधारित है। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए वर्जित है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ अभी। अच्छा, कैप्सूल की तरह जो है वो इसको जो है वो लिया जाता है। थायराइड सेल जो है वो इसको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको, ये क्या है, ये किस टाइप की जो है वो थेरेपी है। ये मतलब ये जो आज की डेट में हम लोग फोकस कर रहे हैं ना इस चीज के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर डिजीज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, और फिर उस डिजीज को टारगेट करके उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन जो है वो तैयार की जा रही है। तो ये उसमें जो है वो इसका उपयोग होता है। इसमें पूरी जानकारी इसकी दी नहीं हुई है, देखते हैं आगे चल के जो है वो इससे रिलेटेड कोई न्यूज आ रहा है। बाकी एक आपके लिए आज टास्क देता हूँ, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, इसके बारे में आप थोड़ा सा जो है पढ़िएगा। बाकी एक दो दिन में आ ही जाएगा, तो फिर अपन और डिटेल में कवर कर लेंगे। ये पोर्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इलियट इलियट पोर्ट इलियट पोर्ट इलियट पोर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये पोर्ट जो है वो कहां पर है? इजराइल का एक लौता पोर्ट रेड सी में, लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। इजराइल का एक लौता पोर्ट रेड सी में, रेलवे से बहुत दूर है, बट ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इजराइल के पास ये पोर्ट है, बस यही पूछेंगे आपसे। ठीक है। 6 days वॉर इजराइल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, बस इतना ही है। और ये एक क्वेश्चन भी है, मेंस का ट्राई करना है इस क्वेश्चन का आंसर देने की। अब चलिए, मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताना कि आज आवाज वगैरह सब ठीक है कि नहीं है। ठीक है, चलो साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय श्री महाकाल।